पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल, आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं। पश्चिम बंगाल में कुल सीटें 42 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। 26 सीटें टीएमसी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। 16 सीटों पर टीएमसी सिमटती हुई पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर ये ओपिनियन पोल के जो आंकड़े हैं पश्चिम बंगाल के, वो बीजेपी के फेवर में नजर आते हैं। और देखिए सीटें किसको कितनी जाती नजर आ रही है हमने आपको बताया, लेकिन वोट परसेंटेज क्या निकल कर आ रहा है हमारे ओपिनियन पोल में, यह आप देखिए। जहां बीजेपी के पास 39.02% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो कांग्रेस की बात की जाए तो महज 7.59% और टीएमसी के पास बीजेपी से भी 3% कम 36.28% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। और लेफ्ट के पास 4.93 और अदर्स के पास 2% का वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि यहां पर जो ममता बनर्जी है उनको बड़ा झटका लगता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी हां, पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों में बनती हुई नजर आ रही है। हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से बंगाल की बिग पिक्चर क्या है, आइए जल्दी से आपको वो बता देते हैं। जो बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, टीएमसी कांग्रेस गठबंधन ना होने से नुकसान होता हुआ सीधे तौर पर यहां नजर आ रहा है। ममता बनर्जी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका भी नुकसान सीधे तौर पर टीएमसी को होता नजर आ रहा है और इसका पूरा फायदा मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल। और देखिए 2019 के मुकाबले बीजेपी को 8 सीट ज्यादा मिलने का अनुमान, 18+8। जी हां, ये इस बार देखने को मिल रहा है और जनता के पास पीएम के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसका जो असर है, यानी कि जो मोदी फैक्टर है, वो साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में चलता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, मोदी फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता हुआ पश्चिम बंगाल में भी नजर आता है। लोकसभा का वोटिंग ट्रेंड विधानसभा से अलग नजर आ रहा है। ये एक बड़ी बात निकल कर आती है पश्चिम बंगाल के ओपिनियन पोल में हमारे सामने और सीधे सीधे ममता बनर्जी को इसका नुकसान होता हुआ नजर आता है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शलभ मणि त्रिपाठी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ मौजूद हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर समीर चौगांवकर जी भी बने हुए हैं। यूपी के आंकड़े शलभ हमने थोड़ी देर पहले दिखाए और एनडीए बहुत मजबूत स्थिति में वहां पर नजर आता है, लेकिन अब हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में ये जो मोदी मैजिक चलता हुआ नजर आ रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन आप क्या मानते हैं? देखिए समीर भाई, पश्चिम बंगाल में जो इस प्रकार की स्थिति हो रखी है, संदेश खाली की घटना देखिए, इस प्रकार से तुष्टीकरण देखिए, जो उत्तर प्रदेश में कभी होता था। उत्तर प्रदेश में हम सब ने देखा था कि जिस प्रकार से धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे फैसले दिए जाते थे, आतंकवादियों तक के मुकदमे वापस होते थे, वही स्थिति पश्चिम बंगाल में है। आज पश्चिम बंगाल के लोग अपने आप को एक प्रकार की दहशत में महसूस करते हैं। जिस प्रकार से बहुत बड़े पैमाने पे बांग्लादेश से घुसपैठी आते हैं, वहाँ की सरकार उनको संरक्षण देती है, उनके राशन कार्ड बनाती है, उनके आधार कार्ड बनवाती है, उनके तमाम सारी उनको फैसिलिटीज देती है। और जो मूल रूप से बंगाल के रहने वाले लोग हैं, उनके अधिकारों का कहीं न कहीं दमन हो रहा है। यही कारण है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मुखरता से लड़ी है, उसने सारे मुद्दों को बनाया है। संदेश खाली की घटना में आपने देखा होगा कि जो मुख्य आरोपी था, उसके खिलाफ कार्रवाई करने तक को सरकार तैयार नहीं थी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वहां लड़े, उसको जेल भेजा। ये अलग बात है कि बहुत वीवीआईपी तरीके से उसको जेल भेजा। मुझे लगता है ग्राउंड जीरो पर ये कहीं न कहीं ये सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की इंतहा हो रखी है, सरकार के बहुत सारे लोग उसमें शामिल हैं। संदेश खाली एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसका फायदा बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है आपके हिसाब से। नीरज मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है। नीरज जी, लेकिन एक बात और निकलकर सामने आती है कि ये जो कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन नहीं हो पाया पश्चिम बंगाल में, उसका भी नुकसान हो रहा है। समीर जी, आपकी और करुणा जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन आज देश में क्या बात हो रही है वो आपके सामने रख देता हूं कि सरकार के चंदे से चलने वाले न्यूज़ चैनल आज सरकार की वाहवाही में अगर कोई ओपिनियन पोल निकाल कर ला रहे हैं, तो इसका ये तो मतलब नहीं कि देश की जनता और देश के जो विपक्ष के नेता हैं वो चुनावी प्रक्रिया से दूर हो जाएं। आज हम आपको इस बात की गारंटी दे देते हैं क्योंकि हमारे चुराए हुए शब्द पर नीरज मिश्रा जी, बीजेपी का जो कैंपेन चल रहा है, ओपिनियन पोल देश में पहली बार हो रहा है। नहीं, पहली बार नहीं हो रहा है। नहीं, अगर आपको आंकड़े खारिज करना है तो आप खारिज कर सकते हैं, वो आपके अपने विचार हैं।
हम तो आपको बिल्कुल। मौका दे रहे हैं, मुद्दा पूछ रहे हैं आपसे कि आखिर ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं इसके पीछे आप क्या रीजन देखते हैं? देखिए, वो तो मैंने बताया ना कि जब एक बायस्ड एजेंसी कोई भी आंकड़ा लेकर आएगी तो वो तो इसी तरीके का दिखेगा। लेकिन सीधी सीधी बात तो ये है कि जैसे कि शलभ मणि त्रिपाठी जी अभी बंगाल के परिवेश में बोल रहे थे, तो ये तो देश के गृह मंत्री की नाकामी गिनवा रहे थे। और हम लोग कहते हैं कि अमित शाह भारत के इतिहास के सबसे नहीं, नीरज जी एक बात बताइए, आप जो ओपिनियन पोल के आंकड़े उनको खारिज कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका मत है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से हंगामा हुआ सीट शेयरिंग को लेकर, इंडिया अलायंस के जो दो प्रमुख घटक दल हैं जो पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं, कांग्रेस और टीएमसी, दोनों के बीच में इस कदर अब हमने देखा कि विवाद बढ़ गया कि अधीर रंजन चौधरी गुस्से में आ गए थे, इस सब का आपको नुकसान हो रहा, आप इसको एक्सेप्ट करिए ना। देखिए, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, आज देश के सामने वो मौका है जो पिछले 10 साल का अन्याय था, जिसके अंदर मणिपुर के महिलाओं की जो आबरू लूटी गई और देश के जो सर्वोच्च नेता थे उनकी ना तो नींद खुली और उनकी जबान पर जो बिल्ली बैठी हुई थी वो भी वहां से नहीं हटी। इस देश के अंदर जब चीन अरुणाचल में और लद्दाख के अंदर अपनी कॉलोनियां बना रहा था, तो इस देश के जो नेता हैं वो जाकर उनको चीन के नेताओं को चलिए, आप तमाम मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, वो मुद्दे भी अपने आप में लाजमी है, लगातार उन मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है, लेकिन आज हम ओपिनियन पोल पर जब बात कर रहे हैं, हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं और चौगावकर सर का भी हम रुख करेंगे। लेकिन धर्मेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि मैं यहां पर एक बड़े परिप्रेक्ष्य में आपसे बात कर रहा हूं, इंडिया अलायंस का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं और पश्चिम बंगाल के हमने आंकड़े दिखाए, जाहिर सी बात है कि इंडिया जो अलायंस है वो चाहेगा कि ज्यादा सीटें तमाम राज्यों से निकले, लेकिन हम जो मतभेद देख रहे हैं, जो आपसी विवाद देख रहे हैं, उसका असर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है और ममता बनर्जी को काफी नुकसान यहां पर उठाने को मिल रहा है। करुणा शंकर जी, आप जिस बड़े परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, मैं उससे बड़ा परिप्रेक्ष्य बताता हूं कि आपके ओपिनियन पोल में इस देश का युवा शामिल है कि नहीं है। मुझे लगता है शामिल होगा और इस पे आप सहमति देंगे। जिस देश का युवा, मुझे बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में 50,000 नौकरियों के लिए 60 लाख लोगों ने आवेदन किया, तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस देश में किस तरह से बेरोजगारी की महामारी है। इस पे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है और 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके 10 साल में 20 करोड़ का हिसाब देने के बजाय आप ओपिनियन पोल से आप ये कह सकते हैं कि जो इस देश का युवा है, जो बेरोजगार है, उस पर एंटी कंपेंसी नहीं है, उस पर नाराजगी नहीं है इस देश की सरकार की। यही सवाल तो आपके लिए धर्मेंद्र जी, यही सवाल आपके लिए कि बेरोजगारी और महंगाई को ऑपोजिशन मुद्दा क्यों नहीं बना पाया? क्यों नहीं बना पाया मुद्दा? ओपिनियन पोल, वही तो मैं बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे ओपिनियन पोल पे डिबेट करी है और उसमें कुछ लोगों ने बताया है कि 56% लोग ये मानते हैं कि बेरोजगारी इस देश का मुद्दा है। तो 56% लोग तो मान रहे हैं ना। तो अगर हम ये बात 2019 से 2017 से 2024 तक लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब हम 56% लोगों के दिलों में तो हैं, हम उनके मुद्दे तो उठा रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि अभी उत्तर प्रदेश में आरओ का पेपर लीक हुआ, भारतीय जनता पार्टी की पूरी कैबिनेट उत्तर प्रदेश की उसको बचाने में लग गई। और मैं बता दूं क्यों बचा रही थी, वो इसलिए बचा रही थी कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के जो बड़े बड़े मंत्री हैं उस पेपर लीक में शामिल थे, उनको बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। लेकिन जब 60 लाख युवा, सुन लीजिए, आप पूरी होने दीजिए जल्दी, जब 60 लाख युवा सड़कों पर आ गया तो भारतीय जनता पार्टी के नीचे से जमीन खिसकने लगी। तो वो 60 लाख युवा इसमें शामिल होंगे कि नहीं शामिल होंगे, इस चुनाव में शामिल होंगे कि नहीं, ओपिनियन पोल में शामिल होंगे कि नहीं। लेकिन धर्मेंद्र यादव जी, एक फैक्ट आपके सामने रख दूं, ये जो सर्वे हुआ है ओपिनियन पोल 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच का है और इसमें तमाम मुद्दे आ जाते हैं जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हो, तब जाकर ये नतीजे सामने आए। मैं कह रहा हूं कि 2014 से लेकर 24 तक का सर्वे होना चाहिए कि 20 करोड़ रोजगार क्यों नहीं मिला, उस पर सवाल पूछना चाहिए। भाई 20 करोड़ रोजगार पे आप सहमत हैं कि नहीं है, आपको कितना रोजगार मिल गया है, देश में बेरोजगारी दर 42% कैसे बढ़ गई है। ये सब बहुत मौजूद इशू है, जिन बातों का आप धर्मेंद्र जी जिक्र कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर बड़े मुद्दे हैं। रवि जी, लेकिन एक मिनट सुनिए, मैं सम्मान कह रहा हूं, मेरी बात 2 सेंटेंस पूरी होने देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आपने बोल लिया ना, आपके पास फिर आऊंगा। समीर चौगांकर जी, एक मिनट रुक जाइए जी, 1 मिनट निवेदन करो, बोलने दीजिए मुझे। चलिए बोल लीजिए। इस देश में जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है उनका बेरोजगारी दर 80% है। अगर आपके आसपास कोई इंजीनियरिंग कर रहा होगा उससे पूछ लीजिए। उत्तर प्रदेश में 750 इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका आंकड़ा ले लीजिए। 11,000 इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे देश में है, उसका आंकड़ा ले लीजिए। उसमें 80% लोग बेरोजगार है। और जो ग्रेजुएट आपके आर्ट्स के हैं उनसे आप पूछ लीजिए, कॉमर्स के जो उनसे पूछ लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि कितना बेरोजगारी दर है। किसी भी विश्वविद्यालय का मुझे बता दीजिए।
ठीक है। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कितना रोजगार मिला ठीक बता है, दीजिए। हो गई आपकी बात, और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बेरोजगारी युवाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा है। आप उनसे बात कीजिए तो वो मानते हैं कि ये एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, समीर चौगांवकर जी। लेकिन जब बात होती है भरोसे की कि क्या महंगाई से हमें मुक्ति ऑपोजिशन की जो पार्टियां हैं वो अगर सत्ता में आई तो दिला सकती हैं क्या, तो इस सवाल का जवाब फिर ना में हो जाता है। ऐसे में ओपिनियन पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं उनको इन मुद्दों के साथ अगर जोड़ के आप देखें तो क्या होगी एनालिसिस आपकी? देखिए, देश की जनता इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि अगर कोई समस्या है तो समस्या का समाधान प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। वो 2014 से लेकर 2024 तक का जो 10 साल का प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल रहा है, यह बताने के लिए पर्याप्त है कि किस तरीके से जमी हुई समस्याओं का समाधान प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। आर्टिकल 370 एक बड़ी समस्या थी, उसका निदान प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। रोजगार देने का एक समस्या थी, प्रधानमंत्री ने उसके बड़े स्तर पर काम किया है। और मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, बंगाल की बात कर रहा हूँ, बंगाल के अपने आंकड़े दिखाएं। इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी है, राहुल गांधी बंगाल जाते तो ममता बनर्जी क्या कहती है, प्रवासी पक्षी आ गए। 40 से ज्यादा सीटें कांग्रेस नहीं जीतेगी, कांग्रेस में दम है तो वाराणसी में नरेंद्र मोदी को हरा के दिखाए। तो जितना तीखा हमला भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर नहीं करती, उससे ज्यादा तीखा हमला ममता बनर्जी कांग्रेस पर करती है। 2 सीटें कांग्रेस की बंगाल के अंदर है, बहरामपुर है अधीर रंजन चौधरी की, और दक्षिण उत्तर मालदा है। दोनों सीटें देने को तैयार नहीं ममता बनर्जी, 42 की 42 सीटों पर मुद्दा उतार दी है। तो ये बताता है कि ममता बनर्जी नाम मात्र के इंडिया गठबंधन के अंदर है, और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर एक सांसद था 2014 में, 2019 में 18 सांसद पे आ गई और आज 25 सांसद पे जा रही है। विधानसभा में 3 विधायकों से 77 विधायक भारतीय जनता पार्टी के बंगाल में बन गए। अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। और 2024 में आप देखिएगा, ये सिर्फ संदेश खाली की बात नहीं है। ममता बनर्जी के कई मंत्री जेल के अंदर है करप्शन के आरोप में, करोड़ों रुपए हमने घर से निकलते हुए देखा है। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी में जिस तरीके से लेकर सत्ता को लेकर रस्साकशी चल रही है, पार्टी में वर्चस्व को लेकर झगड़ा चल रहा है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जिस तरीके से झगड़ा चल रहा है, वह बंगाल की जनता जानती है। और ममता बनर्जी का जो शासनकाल रहा है, तीसरा कार्यकाल, जिस तरीके से करप्शन और वहां हिंसा हुई है, अब वहां की जनता प्रधानमंत्री मोदी को वोट देने जा रही है। और आप तय मानिए, बिल्कुल सर। और समीर सर, इसका जो फायदा है वो हमारे ओपिनियन पोल में नजर भी आ रहा है, जो ओपिनियन पोल का रिजल्ट है उसमें